सवालों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग को ध्यान रखना है कि पहले जो है आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ के आना है। जब आप एनसीईआरटी को रीड कर लेंगे तब आपको ये सारे सवाल को बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो डेली हम 25 सवाल लेकर आएंगे और सवाल का लेवल अच्छा रहेगा, जो आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलते हैं। तो जैसे अभी हम लोग क्लास 12 के आप टॉपिक का नाम से ही समझ जाएंगे, ईंटें मनके तथा हस्तियाँ। ये जो है प्राचीन इतिहास की टॉपिक है, क्लास 12 की प्राचीन भारतीय इतिहास की पहली बुक है। ये 3 बुक है इसमें, तो उसमें ये पहली बुक है जिसमें ये टॉपिक मेंशन है। ठीक है, तो चलते हैं अपने एमसीक्यू पे। तो आप लोग बस सुनिए, देखिए, और आप अगर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे पहले, तो जब आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप एनसीईआरटी को जाके पढ़िए, उसके बाद इस एमसीक्यू को लगाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, पहला कहता है सवाल कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है विशिष्ट पुरावस्तु, इस पर फोकस करना है आपको। जब भी सवाल आए तो सवालों को मेन कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है कि वो आखिर क्या पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है, तो आप देखेंगे जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें सीधी ही बता रखा है कि उसकी जो हड़प्पा सभ्यता की जो विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पाई मुहर है। ठीक है, कि आप जैसे कि विशिष्ट पुरावस्तु में आप कह सकते हैं कि आप हड़प्पाई मोहर हम क्यों लिए। जब आप एक कंटेंट को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि हड़प्पा सभ्यता में चौड़ी नालियाँ संपूर्ण पे करती थी, उसकी नालियाँ मतलब सिंचाई व्यवस्था, नालियाँ बहुत अच्छी बेहतर व्यवस्था में थी वहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे ऑप्शन में अगर वो चीज़ रहता तो आप कंफ्यूज होते, लेकिन जब एनसीईआरटी ने आपका मेंशन कर रखा है कि हड़प्पाई मुहर है तो आपको आंसर यही लेना है। ठीक है, इसका व्याख्या देखें तो इसका आंसर बी में हड़प्पाई मुहर था। और पेज के पहले पैराग्राफ में आप देखेंगे कि हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हड़प्पाई मुहरें किस पत्थर से। देखिए अब यहाँ पे कंटेक्स्ट देखिए, ये पत्थर पूछ रहा है कि कौन से पत्थर हैं। हड़प्पाई मुहरें मुख्य रूप से किस पत्थर से बनाई जाती थी, तो ये सेलखरी थी। ठीक है, इसका व्याख्या देखें तो सेलखरी पुस्तक स्पष्ट करती है कि मुहरें सेलखरी नामक पत्थर से बनाई जाती है। तो जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन मैं इतने सवालों को वहाँ से ले लिया हूँ। अगर आप केवल और केवल एमसीक्यू करते हैं तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी, मतलब आपको वहाँ से पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, तो आपके जहन में आ जाएगी कि कौन कौन सारे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हड़प्पाई मुहरों पर समान रूप से किसके चित्र उत्कीर्ण है। यहाँ कंटेक्स्ट क्या है, चित्र उत्कीर्ण किस चीज़ का चित्र बना हुआ हड़प्पाई मुहरों पे। तो आप देखेंगे हड़प्पाई मुहरों पे जानवरों के, जैसे भैंस हो गए, बैल हो गए, इस सारे चीज़ों के चित्र, एक श्रृंगी वाले पशु हो गए, तो उन सारी चीज़ों का यहाँ पे जानवरों के चित्र उत्कीर्ण होते थे मोहरों पे। ठीक है, व्याख्या देखें तो इन मोहरों पर समान रूप से जानवरों के चित्रित होते थे। ऐसी ही लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण थे जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी संभवतः उसको भाव चित्रात्मक बोलते हैं, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा वासियों के जीवन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। अब यहाँ कंटेक्स्ट क्या है कि ये जो हड़प्पा वासी है तो उनकी जानकारी, मतलब कि उनके स्रोत क्या हैं, इन्फॉर्मेशन के स्रोत क्या हैं, सूचना के स्रोत क्या हैं कि हड़प्पा वासी कहाँ रहते थे। तो देखिए कि लिखित ऐतिहासिक ग्रंथों से,
तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ऐतिहासिक जो ग्रंथ थे उस समय अवेलेबल नहीं थे, अगर जो भी थे तो वो पढ़े नहीं जा सके थे, तो उससे जीवन के बारे में जानकारी तो मिलती नहीं। पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे आवास हो गए, मृदभांड हो गए, आभूषण हो गए, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, उस काल के सिक्कों से तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, विदेशी यात्रियों के संस्मरणों से तो ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, चूँकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी इसलिए हमें उनके द्वारा उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे आवास हो गए, मृदभांड हो गए, आभूषण हो गए, औजार हो गए, मोहर हो गए, इन सब सारी चीज़ों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ कहाँ रहते थे। वही पूछा जा रहा है ना कि पुरातत्वविदों को हड़प्पावासियों के जीवन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो भाई हड़प्पावासी जिस एरिया में रहते थे उन वस्तुओं का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता था, उत्खनन हुआ तो उससे पता चला कि अच्छा ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास जो क्षेत्र है, अगर वहाँ ये मृदभांड मिले तो सेम मृदभांड अगर वो गुजरात वाले क्षेत्र में मिलता है तो ये कह सकते हैं कि हड़प्पावासी गुजरात तक रहते थे, लोथल जैसे क्षेत्र था वहाँ रहते थे। उसी तरह मृदभांड जिस प्रकार के एक मुख्य हड़प्पा क्षेत्र है वो वस्तुएं अगर दूसरे आसपास क्षेत्रों में मिलती है तो ये आंकड़ा लगा लिया जाता था कि यहाँ भी हड़प्पावासी लोग रहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं कि पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं। संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके, देखिए जो सवाल होते हैं वो मेरे लिए भी नए ही होते हैं। जैसे कि मैंने भी कंटेंट को पढ़ा और उसके बाद जो है MCQ तैयार किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आंसर सारे पता ही होते, लेकिन मैं खोजने की उसमें जो मैं कंटेंट को पढ़ा है तो उस पर मैं आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए इस आंसर को संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं, किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए जिनकी विशिष्ट शैली है, यही होगा आंसर इसका। क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो यही लाइन आपको दिखेगी NCERT में कि पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते थे, तो पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए जिनकी एक विशिष्ट शैली होती थी। तो केवल प्राचीन भाषाओं के लिए नहीं, एक ही राजा के अधीन रहने वाले लोगों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब आप पढ़ेंगे तो इस ऐसी चीज़ आपको मिलेगी। तो आप कहेंगे कि ये सवाल तो पूछते ही नहीं। देखिए पूछने के लिए क्या है नहीं है, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट बिल्ड करनी है, आपको तैयार रहना है, तो आप इन सारी चीज़ों को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आगे का एक व्याख्या देखते हैं क्या है कि पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के समूह के लिए करते हैं जो विशिष्ट शैली के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हड़प्पा संस्कृति की विशिष्ट पुरा वस्तुओं में क्या शामिल है। तो उसी सवाल को थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया, विशिष्ट पुरा वस्तुओं में क्या शामिल है, उसको ही अलग तरीके से पूछा गया विशिष्ट पुरा वस्तुओं में। तो आपको विशिष्ट पुरा वस्तु में क्या क्या शामिल है तो ध्यान रखेंगे कि मोहरे भी थे, मनके थे और बाट थे। बाट एक माप होता था, बाट होते हैं ना, इसको वस्तु विनिमय के लिए बाट का उपयोग करते थे तौलने के लिए, तो वो बाट है। पत्थर के फलक, तो पत्थर के फलक भी इसमें शामिल थे और पकी हुई ईंटें तो शामिल थे। तो इसके अनुसार हमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, उपरोक्त सभी। व्याख्या देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विशिष्ट पुरा वस्तुओं में मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं, ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि संस्कृति के रूप में पहचानी जाने वाली वस्तु सामान्यतः कहाँ पाई जाती है। अब एरिया पूछ रहा है कि संस्कृति के रूप में पहचानी जाने वाली जो मनके हैं, मोहरे हैं, जो बाट है, तो वो कहाँ मिलता था, किस एरिया में मिलता था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं, तो केवल एक छोटे से गांव में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवल लगा दिया। ध्यान रखेंगे कि अक्सर होता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत हो जाता है। ठीक है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड के भीतर एक स्टार मार्कर रखा। आपको बताया था कि जो ही हम आगे बढ़ेंगे तो सवाल का स्तर बढ़ेगा, तो कठिनाइयाँ आंसर निकालने में भी आएगी। पूरी दुनिया में एक समान ऐसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में एक समान मिलेगी कोई संस्कृति के बारे में जानकारी, केवल हिमालय क्षेत्र में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अनुसार आंसर ये हो जाएगी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में कालखंड के भीतर। जैसे कि अगर जो हड़प्पा काल की जो संस्कृति थी तो वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता, रावी नदी के आसपास क्षेत्रों में उसके भौगोलिक क्षेत्रों में, और एक कालखंड में जो 2600 से लेके
1900 से ईसा पूर्व के बीच का जो कालखंड है, उस कालखंड में आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। उसी तरह इसी के पैरेलल जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो वहाँ पे भी उनकी एक भौगोलिक क्षेत्र है और उस कालखंड में वहाँ संस्कृति के बारे में जानकारी मिली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। व्याख्या देखिए इसका कि संस्कृति के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र का कालखंड से संबंधित पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अति कॉन्सेप्चुअल सवाल है। फैक्ट जो था शुरू में पूछा गया, फिर बीच बीच में कॉन्सेप्चुअल सवाल। ठीक है, तो क्योंकि हड़प्पा सब सुंदर शहर था, देखिए ये कोई तर्क ही नहीं कि सुंदर था नहीं था, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है, इस बात की चर्चा। हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इस संस्कृति की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। क्योंकि इस संस्कृति की सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, बिल्कुल सही। क्योंकि यहाँ के लोग खुद को हड़प्पाई कहते थे, नहीं ऐसा नहीं है, दिन में से कोई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा क्योंकि इस संस्कृति की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए इस संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। देखते देखिए कि इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई नाम पर किया गया। अगला सवाल है कि हड़प्पाई वस्तुएं अफगानिस्तान जम्मू के अलावा किन क्षेत्रों में मिली। तो आपको देखो कई बार सवाल टफ होता है, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि और उसमें इन्फॉर्मेशन लगी। तो यहाँ हड़प्पा वस्तुएं जो अफगानिस्तान से मिली है और जम्मू से मिली है, तो उसके अलावा और कहाँ से मिली। म्यांमार से तो मिली नहीं, श्रीलंका से तो मिली नहीं, केरल से तो मिली नहीं। ऑप्शन बलूचिस्तान और गुजरात, ये ऑप्शन आप NCERT में देखते हैं। व्याख्या देखते हैं, ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान है और तथा गुजरात के जैसे क्षेत्रों से मिली। अगला सवाल है कि विकसित हड़प्पा संस्कृति काल निर्धारण क्या है। तो विकसित हड़प्पा संस्कृति काल निर्धारण अभी आपको मैंने बताया था कि 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच। इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा फैक्ट है, इसको बस याद रखिए। ठीक, व्याख्या देखेंगे तो बुक्स में लिखा हुआ है कि काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया। नेक्स्ट सवाल है हड़प्पा सभ्यता से पहले मौजूद संस्कृतियों को क्या कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता जिसे है, तो इसके दो सवाल आएंगे, एक पहले और एक बाद में। तो कौन होगा, तो हड़प्पा सभ्यता से पहले मौजूद संस्कृति क्या कहेंगे। तो वैदिक संस्कृति ही नहीं आएगी, क्योंकि वैदिक संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के तो बाद आया, हड़प्पा भी नहीं आएगा। और आरंभिक हड़प्पा सभ्यता देखिए। अब हमें भी इस चीज़ों में कन्फ्यूजन है कि दोनों में आंसर क्या होगा। क्लोज परवर्ती में पूर्व पहले मौजूद संस्कृति क्या है। अगर हम लेना चाहें तो हम अपने अकॉर्डिंग टू हम आंसर इसको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता क्योंकि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता को विकसित हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। संभवतः ये हड़प्पा सभ्यता के बाद की कहानी होगी, विकसित हड़प्पा सभ्यता के। देखते हैं इसका आंसर बी है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहेंगे। इस जगह पे हम रॉन्ग है, तो मैं ये कहने की आप कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये आंसर गलत है। आप लोग इस जगह फोकस करें, क्योंकि ये सवाल जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो सवाल है थोड़ी अच्छी सवाल है कि पहले हड़प्पा सभ्यता से पहले मौजूद संस्कृति को क्या कहा जाता है। तो परवर्ती नहीं है इसका आंसर, इसका है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो जैसे हड़प्पा सभ्यता हुई, इससे पहले आरंभिक और उसके बाद परवर्ती। ठीक है, ऐसे ध्यान रखें। तो व्याख्या देखते हैं इसका। तो इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। समझ में आ गया। तो बीच में हड़प्पा और इसके पहले वाले को आरंभिक और उसके बाद वाले को परवर्ती कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान रखना है कि कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है,
कई सवाल होंगे जो हमें भी परेशान करेंगे, तो उसको हम व्याख्या के नज़रिए से देख के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कि मुख्य हड़प्पा सभ्यता, बताए ना कि एक आरंभिक हो गए और एक मुख्य हो गए, मुख्य हड़प्पा सभ्यता, और एक हो गया परवर्ती। इस संदर्भ पूछा जाता है। तो मुख्य हड़प्पा सभ्यता को अन्य संस्कृतियों से अलग करने के लिए क्या कहा जाता है? तो अन्य संस्कृतियों को अलग करने के लिए क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान दीजिए कि महान हड़प्पा नहीं, विकसित हड़प्पा, यही होगा आंसर इसका, नवीन नहीं ये भी। तो विकसित हड़प्पा मैंने आपको शुरू में बताया था, जो बाद की होगी परवर्ती या विकसित हड़प्पा संस्कृति होगी। व्याख्या देखिए, विकसित हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, इन आरंभिक या परवर्ती संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्यों की व्याख्या, साक्ष्य पूछ रहा है, साक्ष्यों की व्याख्या में बदलाव का क्या कारण था? जैसे कि ये कहना चाह रहा है बदलाव क्या कारण है, साक्ष्यों की व्याख्या में बदलाव। जैसे कि आज कोई रिसर्च हुआ, मतलब साक्ष्यों के बदलाव में क्या कारण था? अगर कोई रखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी 1922 में 24 में अगर उन लोगों ने उत्खनन किया, तो उन लोगों के जो इन्फॉर्मेशन मिले, उस समय के जो रिसर्च हो, उस समय जो भी उससे पुरातत्वविदों ने साक्ष्य निकाला, और उसके बाद के जो भी उत्खनन हुए, जैसे कि 1925 में डाटा कुछ आया, 1924 में आया, तो कह रहा है इन दोनों के बीच के जो साक्ष्यों की व्याख्या के बदलाव क्या कारण हो सकते हैं? कि मतलब कि अभी जो उस समय जो रिसर्च हुए कि भाई ये जो प्लेस है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार इस प्लेस तक था, लेकिन 2025 में पता चला कि इसका तो भाई कुछ इन्फॉर्मेशन वो अलग जगह से ही मिल रहा है। तो उस संदर्भ पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्यों की व्याख्या में बदलाव के क्या कारण थे? तो पुरानी किताबों को खोजा जरा, नहीं ऐसा नहीं, पुरानी किताबों को खोजने से हड़प्पा सभ्यता का बदलाव कुछ नहीं आया। पुरातात्विक साक्ष्यों की नई व्याख्या और नई खोज, यही होगा कि पुरातत्वविदों ने कुछ नई साक्ष्यों की व्याख्या किया और उसकी खोज किया, तो उसमें उसके कारण जो है बदलाव हुआ है। तो इसका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। व्याख्या देखिए, और पुस्तक में दिया हुआ ये सारी चीज़ें हैं। तो हम अन्वेषण करते हैं कि पुरातत्व साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। इन व्याख्याओं में कभी कभी बदलाव आ जाता है। तो साक्ष्यों की व्याख्या जब होगी अलग अलग चीज़ों के लेके, तो इन्फॉर्मेशन में बदलाव आना तय है। ठीक है, अगला सवाल है कि मन के किन पदार्थों से बने हो सकते हैं? अभी आप देखेंगे कि चित्र संदर्भ में, यहाँ पे ऑप्शन है चित्र संदर्भ में, तो जो एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि मनके की फोटो दे रखा है, तो उस संदर्भ में पूछा जा रहा है कि मनके किन पदार्थों से बने हुए हैं? केवल लोहे के, कोई भी उत्तर नहीं चीज़ों के केवल लोहे से बने होंगे। आप प्लास्टिक से तो संभव ही नहीं है, केवल लकड़ी से नहीं, तो विभिन्न पत्थर और पतली ईंटों से बने हुए। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मनके और आभूषण, उनके अलावा पत्थर, धातु और बर्तन, मिट्टी, उसको टेराकोटा कहते थे, से बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में क्या पता है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि देखिए, लिपि के बारे में पूछा, तो उसके बारे में क्या सकते हैं? लिपि देखते हैं, ब्राह्मी लिपि या नहीं? ब्राह्मी लिपि बिल्कुल नहीं। इसे 1921 में पढ़ लिया गया नहीं, आपको पता है कि इसको पढ़ा ही नहीं गया, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ये इन्फॉर्मेशन सही है। यह देवनागरी लिपि के समान है? नहीं, तो इसका आंसर इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। मोहरों पर लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, तो आप कंटेंट को लेके स्वस्थ रहिए कि जो आपका कंटेंट है वो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी है इसमें, और ये बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया गया है। तो कंटेंट के लिए आप बेफिक्र रहिए कि इसमें एरर भी है नहीं। अगर आप लिपि के बारे में कहेंगे तो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, जो भाव चित्रात्मक चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, वो चीज़ें थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भौगोलिक विस्तार पूछ रहे हैं यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में कौन सा युग्म सही है? युग्म। अब मैं ये कहा ना कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो सवाल का लेवल चेंज होगा। ठीक है, तो मांडा जम्मू में, ये सेंटेंस सही है। अफगानिस्तान शत्रुघ्न में, ये भी सही है। गुजरात में लोथल, ये भी सही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, कि सारे स्टेटमेंट जो है सारे युग्म सही हैं, कि जम्मू जो है मांडा में है,
और शत्रुघ्न अफगानिस्तान में, लोथल जो है गुजरात में। और इसी अनुसार ये उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। देखिए आगे व्याख्या देखिए एनसीईआरटी का है। हालांकि पेज पर विशिष्ट शहरों के नाम कम है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान और जम्मू गुजरात जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के बीच फैलाव का उल्लेख करता है। ठीक है। बाट का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में किस लिए होता था? बाट का उपयोग किस लिए होता था? पूजा के लिए? नहीं। विनिमय और तोलने के लिए? सही है। बच्चे खेलने के लिए? नहीं। सजावट के लिए? नहीं। तो विनिमय के और तोलने के लिए जो है बाट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। इसका व्याख्या देखिए, विशिष्ट वस्तुओं की सूची में बाट शामिल है। जो सूची है विशिष्ट वस्तुओं मन के जैसे हो गए और बाट हो गए, मोहरे होंगे, उसमें बाट शामिल है, जिनका उपयोग व्यापारिक विनिमय में तौल के लिए, माप तौल के लिए किया जाता था। ठीक है। अगला सवाल है कि फलक, पत्थर के फलक, स्टोन ब्लेड का निर्माण किस लिए किया जाता था? इसका यूज पूछ रहा है, इसका उपयोग, कि ब्लेड का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। देखते हैं। अनाज काटने औजार के रूप में, लिखने के लिए? नहीं, लिखने के लिए तो नहीं था। गहने के रूप में पहनने के लिए? नहीं, ये भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं कि नहीं, क्योंकि अनाज काटने के लिए हम हंसिया का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें पेबल चॉपर जैसे था, औजार के रूप में करते थे हम। ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि अनाज काटने के लिए सही है कि विशिष्ट पुरावस्तु में पत्थर के फलक का जिक्र है, जो उस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। ठीक है। अगला सवाल है, अब देखिए ये सवाल उत्कृष्ट माना जाता है, अपर लेवल का माना जाता है, जो खासकर कर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है। हमारे पास 5, 7, 10 सवाल ऐसे ही होंगे जो यूपीएससी के टाइप के, स्टेट पीसीएस टाइप के सवाल आपको फ्रेम किए गए। ठीक है। तो देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल, जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको मिलेगी, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पकी हुई ईंटें और विशिष्ट बाट मन के पाए गए। जब आप सारे सवालों को देखेंगे तो आपको ये लाइन तो मिली गई कि पकी हुई ईंटें और विशिष्ट बाट मन के पाए गए थे। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है। देखिए ए गलत है, आर सही भी नहीं होगा, दोनों गलत है, ऐसा पता नहीं। ए सही, आर गलत नहीं है। इसका ए आर दोनों सही और आर सही व्याख्या है। ठीक है। व्याख्या देखिए इसका कि पकी ईंटें, बाट और व्यवस्थित पुरावस्थाएं एक विकसित और संगठित नगरीय समाज की ओर इशारा करता है। तो आप कहेंगे कि सर व्याख्या करता है ये कैसे पता चलता है कि जो पकी ईंटें, बाट और व्यवस्थित पुरावस्थाएं वो विकसित और संगठित नगरीय समाज की इशारा करता है। तो जो विशिष्ट बाट हैं, मनके हैं, पकी हुई ईंटें हैं, तो ये किस ओर इशारा कर रहा है कि वो विकसित और नगरीय सभ्यता होगी। तो इसलिए आर सही व्याख्या कर रहा है। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक रूप से किस पत्थर का सबसे अधिक उपयोग मोहर बनाने में करते थे। सो देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि धार्मिक रूप से पूछ दिया। वो पूछ भी सकता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पत्थर का उपयोग करते थे, उपयोग मोहर बनाने के लिए करते थे। तो ये लेपिस लाजुली नहीं, सिल खरीद करते थे। आप पहले टाइप का सवाल में आपने क्या देखा कि सीधे पूछा कि मोहर किस धातु, किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो आपसे सीधे पूछ लिया सिल खरीद। लेकिन यहाँ पूछ रहा, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक रूप से किस पत्थर का सबसे अधिक मोहर बनाने के लिए करते थे। तो सिल खरी कहीं होगा, कॉर्नेलियन होगा नहीं, जस्पर होगा नहीं। व्याख्या देखिए कि सेल खरी है, मोहरों के निर्माण में सेल खरी प्राथमिक पत्थर था। अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को निर्धारण करने के लिए मुख्य विधि क्या रही होगी। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो कालक्रम हम हैं कि मैं कह रहा हूँ कि ये 1900 ईस्वी तक तो था। तो इसमें हम कैसे पता करते हैं, तो उस समय के जो वस्तुएं थी, जैसे कि कुछ हड्डियाँ मिली, कुछ जानवर की हड्डियाँ मिली, तो उससे हम जो है कार्बन डेटिंग करके जो है रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता करते हैं कि इस वस्तु की कितने दिन हुए हैं। उस आधार पे हम कहते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता की कालक्रम है। तो सिक्कों का दिन से पता नहीं चलेगा, विदेशी राजोग्रह वंश का मतलब नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रेडियो कार्बन डेटिंग होगा। तो सवाल ही पूछ रखा है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी से इसको पिकअप किया है। व्याख्या देखिए कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व का काल निर्धारण वैज्ञानिक तिथिकरण विधियों जैसे C40 पर आधारित है, जिसको रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। ठीक है, C40 आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है
कि पुरातत्वविद किन वस्तुओं को विशिष्ट मानते हैं। देखिए ये सवाल अभी तीसरी बार आ रहा है, लेकिन टाइप को चेंज कर करके आ रहा है। ठीक है, जो घर में मिलती है नहीं, जो घर मिलती है ऐसी कोई चर्चा नहीं, जो बहुत महंगी होती है ये भी बात नहीं, जो केवल विदेशों से आती है नहीं, जो एक खास शैली और भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे मैंने बताया था ना कि हड़प्पा सभ्यता का मैंने तुलना करके मेसोपोटामिया का बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता में वस्तुएं मिली है कालक्रम में, ठीक वही मेसोपोटामिया मिली, तो एक कालक्रम के भौगोलिक खास शैली और भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो मैंने तुलना कर उसमें बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जो एक खास शैली और भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। व्याख्या देखिए, विशिष्ट शैली ही पुरातत्वविदों के लिए किसी विशेष संस्कृति की पहचान का आधार होता है। तो विशिष्ट शैली संस्कृति की, विशेष संस्कृति की पहचान का आधार होता है, और जो एक खास शैली और भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। अगला सवाल है कि परवर्ती हड़प्पा से क्या तात्पर्य है। तो आपको मैंने देखिए चीज़ों को उस समय वन लाइनर में था, लेकिन अब उसी को इंफॉर्मेटिव अलग तरीके से पूछ रहा है। तो कह रहा है कि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, आप इसके पहले वाले में पढ़े थे कि आरंभिक था, परवर्ती या विकसित इसको कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, हड़प्पा से पहले की सभ्यता नहीं, हड़प्पा से पहले की सभ्यता तो आरंभिक हो गई थी। विकसित हड़प्पा सभ्यता के बाद के पतन काल ये हो जाएगा। हड़प्पा का स्वर्ण युग नहीं, मुगल काल नहीं, तो इसका हो जाएगा विकसित हड़प्पा के बाद के पतन का काल क्या होगा, परवर्ती हड़प्पा काल हो जाएगा। परवर्ती हड़प्पा से तात्पर्य होगा विकसित हड़प्पा के बाद पतन का काल। इसका व्याख्या देखिए, विकसित हड़प्पा के बाद की संस्कृतियों को परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का केंद्र मुख्य रूप से किस नदी घाटी के आसपास था। यहाँ देखिए नदी घाटी पूछ रहा है, किस नदी घाटी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसके नाम से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये सिंधु घाटी के किनारे ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सिंधु घाटी, गंगा नहीं होगा, नर्मदा नहीं होगा, गोदावरी नहीं होगा। हाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ तक लोग रहते थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के केंद्र मुख्य रूप से किस नदी घाटी के आसपास है, तो सिंधु घाटी नदी के आसपास। तो व्याख्या देखिए, पृष्ठ के पहले लाइन पे ही लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इससे पता चलता है कि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है। और ये एक लास्ट प्रश्न है, इसको देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी का विश्वसनीय स्रोत क्या है। विश्वसनीय स्रोत समकालीन कविताएं, कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई इस कविताएं की। पुरातात्विक साक्ष्य, यही आंसर होगा इसका, लोक कथाएं नहीं, ऋग्वेदिक नहीं। आगे ये सब चीज़ें की आगे ये सब इसकी प्रासंगिकता होगी कि ऋग्वेद से पता चलता है, लेकिन अभी जो हड़प्पा सभ्यता की बात चल रही है तो पुरातात्विक साक्ष्य ही संभव है। ठीक है, तो इसका चूँकि लिपि अपठनीय थी, पढ़ाने गया था, पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है, तो पुरातात्विक साक्ष्य इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी टोटल जो है 25 सवाल किया है, और इसी तरह हम अगले नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ठीक है।